प्रीवियस लेक्चर में हमने एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा था और जैसे कि हमने कहा था कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड या बेंजीन जो होते हैं तो बेंजीन में स्पेशली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखी जाती है इंस्टेड ऑफ एडिशन रिएक्शन, है ना। बेंजीन में क्या है, अनसैचुरेशन होता है, पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन केस ऑफ बेंजीन, बट दो pi bond are present in case of benzene, they show the substitution reaction rather than the addition reaction. हम कहते हैं कि बेंजीन में pi bond present है या बेंजीन में pi bond present होते हैं, इसीलिए स्टेबिलिटी है, बट फिर भी वो substitution reaction दिखाते हैं, addition reaction नहीं देते, है ना। हमने देखा था बेंजीन के केस में और कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देखी थी हमने बेंजीन की। तो 5 टाइप के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने देखे थे, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, then halogenation, Friedel-Crafts alkylation and Friedel-Crafts acylation, है ना। आपको याद है हमने 5 टाइप के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखे थे बेंजीन में। तो आज हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, किस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है बेंजीन पे और किस तरह से हमें सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मिलता है। तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म है इट इज कैरी आउट इन 3 स्टेप्स। ओके, तो फर्स्ट स्टेप जो रहती है वो है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। और हमने इलेक्ट्रोफाइल भी देखा था। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल यानी जिनमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, जिनमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, जिन पे पॉजिटिव चार्ज आता है उसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल तो वो होते हैं जिन पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, है ना। न्यूक्लियोफाइल यानी जिन पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज वाले जो होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं और पॉजिटिव चार्ज वाले जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ठीक है। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल ही सब्स्टिट्यूट होते हैं बेंजीन पे, हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। देन द फॉर्मेशन ऑफ, सेकंड क्या था, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, और थर्ड वन था रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। फ्रॉम, कहाँ से रिमूव हो जाएगा प्रोटॉन का, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन से। इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, ओके। तो जो मैकेनिज्म होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की वो कैरी आउट होती है इन दिस 3 स्टेप्स: जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, formation of intermediate carbocation and removal of proton from the intermediate carbocation। तो ये जो 3 स्टेप्स होते हैं वो यहाँ पे क्या होगी, मैकेनिज्म में हमें दिखाई देते हैं 3 स्टेप्स, ठीक है। तो पहली स्टेप क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में क्या होता है, जैसे हमने क्लोरीनेशन, है ना, हाइड्रोजनेशन में, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन में, तो हमने क्या यूज किया था, वहाँ पे लेविस एसिड यूज किया था फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो लेविस एसिड स्पेशली हमने AlCl3 यूज किया था, है ना। जैसे क्लोरीनेशन रिएक्शन देखी तो क्लोरीनेशन में हमने AlCl3 यूज किया था, जब भी Cl2 प्लस बेंजीन किया, इस तरह की आपको याद आ रहा होगा रिएक्शन इस तरह से की थी हमने, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन फॉर्म होता है, ठीक है। देन सेकेंड हमने देखी थी, आपको पता है, याद है, ठीक है। तो सेकेंड रिएक्शन हमने देखी थी इस तरह से, अगर बेंजीन पे अल्किल हैलाइड रिएक्ट होता है बेंजीन के साथ, फिर से यहाँ पे हमने देखा था AlCl3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, अल्किल बेंजीन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन भी आपको याद होगी। तो फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन में हमने क्या देखा था, असील हैलाइड या फिर एसिटिक अनहाइड्राइड AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कैरिड आउट होती है और यहाँ पे हमें यहाँ पे मिलेगा COCH3।
तो इस तरह से हमने क्या देखा था, फ्लोरिनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, आपको याद है, ठीक है, ये सब रिएक्शन। तो यहाँ पे यूज क्या किया है हमने, AlCl3 लेविस एसिड, और लेविस एसिड क्यों किया है यहाँ पे यूज, फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो किस तरह से जनरेशन करता है इलेक्ट्रोफाइल का लेविस एसिड, देखो फ्लोरिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, जो ClCl है, ठीक है, AlCl3 क्या करेगा यहाँ पे, AlCl3 यहाँ से 1 फ्लोरीन को एब्सॉर्ब कर लेगा, है ना, एब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है, AlCl3 क्या करेगा, 1 फ्लोरीन को एब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्लोरीन क्या हो जाएगा, यहाँ से इस तरह से कहा जाएगा, AlCl3 के साथ जाएगा, और हमें यहाँ पे इस तरह का कंपाउंड मिलेगा, AlCl3 AlCl4 नेगेटिव, ठीक है, और प्लस यहाँ पे जो Cl है उनके पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं, Cl तो इलेक्ट्रॉन ले गए, इसलिए ये जो Cl है वो इस तरह से होगा Cl पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, Cl जो होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो Cl इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, Cl इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। तो इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल फाइल तैयार होगा जिसका नाम है Cl पॉजिटिव, फ्लोरोनियम आयन, ओके, तो इलेक्ट्रोफाइल। देन सेकंड केस में क्या होता है, हमारे पास CH3Cl रिएजेंट था, अल्किल हलाइड, और यहाँ पे फिर से हमने लेविस एसिड यूज किया था AlCl3, AlCl3 क्या करेगा, यहाँ से Cl निकाल लेगा, रिमूव करेगा, और यहाँ पे फिर से AlCl4 नेगेटिव बनेगा, प्लस क्या यहाँ पे रिमेनिंग क्या है, CH3, बट CH3 कैसा है, यहाँ पे CH3 है बट इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, डेफिशिएंसी है, इसीलिए CH3 पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, इसको भी हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। तो इस तरह से AlCl3 क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेगा। देन CH3COCl है प्लस AlCl3, फिर से AlCl3 क्या करेगा, फ्लोरीन को एब्सॉर्ब कर लेगा, फ्लोरीन को एब्सॉर्ब कर लेगा, और यहाँ पे AlCl4 बनेगा इस तरह से, प्लस क्या रिमेनिंग है वहाँ पे, CH3 C डबल बॉन्ड O, लेकिन इस कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, इसलिए ये भी कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल। तो इस तरह से AlCl3 का रोल क्या है इसमें, AlCl3 क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। तो इस तरह से जैसे हमने क्लोरीनेशन देखा, अल्काइलेशन एंड असाइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल्स AlCl3 की हेल्प से इस तरह से जनरेट होते हैं। फर्स्ट स्टेप होती है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ओके, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब नाइट्रेशन में किस तरह से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, नाइट्रेशन रिएक्शन में हमने देखी थी इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब भी देखे थे हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो उसमें नाइट्रेशन रिएक्शन भी देखी थी। तो नाइट्रेशन रिएक्शन में NO2 पॉजिटिव जो था वो था इलेक्ट्रोफाइल, है ना, NO2 पॉजिटिव जो था वो इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जनरेट कैसा होता है, तो हमने ये रिएक्शन इस तरह से देखी थी। तो क्या होता है, बेंजीन नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ रिएक्ट होता है ना, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, नाइट्रोबेंजीन मिलता है इस तरह से प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या है, ये जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है ये यहाँ पे एसिड एक्ट होता है, दिस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज एक्ट एज एन एसिड, व्हाइल दिस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एक्ट एज ए बेस। और ये कैसे एक्ट होगा, HNO3 बेस, H2SO4 एसिड करके एक्ट होगा और HNO3 बेस। तो होता क्या है यहाँ पे, तो हम इसका स्ट्रक्चर इस तरह से निकालेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ओके, H, और यहाँ पे NO2, ठीक है। तो HONO2 के फॉर्म में हमने इसका स्ट्रक्चर लिखा, HNO3 को HONO2 के फॉर्म में लिखा, ठीक है। और यहाँ पे जो H2SO4 है उसको हम इस तरह से लिखेंगे, HOSO3H, ओके, HOSO3H। तो यहाँ क्या होगा, ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन, लोन पेयर किसको देगा, हाइड्रोजन को, और यहाँ पे वो क्या करेगा, हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करेगा। तो इस तरह से ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ का हाइड्रोजन ऑक्सीजन के
ऑक्सीजन से बॉन्ड फॉर्म कर लेगा इस तरह से, तो हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होगा यहाँ पे, और NO2, तो जो ऑक्सीजन है इट बिकम्स पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन क्या होगा, पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोनियम आयन फॉर्म हो गया। तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या कर लेगा, बॉन्ड ब्रेक करके निकल जाएगा, तो ऑक्सीजन निकल गया इलेक्ट्रॉन लेके, तो यहाँ पे H2O फॉर्म होगा प्लस, NO2 के पास अब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो NO2 क्या होगा, प्लस, NO2 क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, तो ये हो गया NO2 प्लस, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। तो इस तरह से NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जनरेट होगा। तो यहाँ पे आपको नोट डाउन करना है कि जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है वो एक्ट एज एन एसिड, एंड कॉन्सेंट्रेटेड जो HNO3 है वो एक्ट एज ए बेस। ओके, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे एक प्रोटॉन देता है इसको HNO3 को, और HNO3 प्रोटॉन लेता है H2SO4 से, है ना, यहाँ से प्रोटॉन लेगा वो, इस तरह से हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करेगा, H2 बाहर निकल जाएगा, और NO2 प्लस दैट इज इलेक्ट्रोफाइल इज जनरेटेड। तो इस तरह से यहाँ पे NO2 जनरेट होता है। तो ये है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड स्टेप होती है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। ओके, तो कार्बोकैटायन किस तरह से फॉर्म होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेंजीन है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगा इस तरह से होगा, He और यहाँ पे जो है कार्बन है वो बिकम्स पॉजिटिव, है ना, बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ये बिकम्स पॉजिटिव। तो इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, ये जो बॉन्ड है, ओके, ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, ये जो है तो इंटरमीडिएट है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहेंगे इसको, है ना, या आर्सेनियम आयन। तो ये जो इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म हो गया, ठीक है, तो इसमें एरोमेटिसिटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, हम देखेंगे इसको। इसका अगर हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया, इस स्ट्रक्चर का रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर बनाया, तो हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस फॉर्म में मिलेंगे। यहाँ पे H पॉजिटिव है और AH E। तो अब ये जो कार्बन है, ए वाला जो कार्बन है, ए वाला कार्बन यहाँ पे बिकम्स sp3। ये क्या हो गया, अब sp3। तो हमने देखा था कि बेंजीन में सभी कार्बन sp2 होते हैं, है ना, हमने क्या देखा था, बेंजीन में सभी कार्बन कैसे होते हैं, sp2 होते हैं। बट इन केस ऑफ व्हेन इलेक्ट्रोफाइल इज अटैक्ड ऑन दिस कार्बन एटम, देन इट बिकम्स sp3। लेकिन जब भी इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा तो ये क्या होगा, sp3, है ना, sp3 चार बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, तो इट बिकम्स sp3। तो एक कार्बन sp3 हो गया, तो एक कार्बन sp3 हो गया, यानी डिलोकलाइजेशन जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो यहाँ पे स्टॉप होगा। तो किस तरह से होगा हम देखेंगे उसको। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से यहाँ ब्रेक हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, इसको हम इस तरह से दिखाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से तो पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, बट पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, है ना, ठीक है। तो फिर क्या होगा, यहाँ से ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ आ जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हमें इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। फिलहाल यहाँ का पॉजिटिव चार्ज तो निकल जाएगा, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पे, तो ये तो निकल जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन आने के कारण डेफिशिएंसी तो कम हो जाएगी। पर डेफिशिएंसी कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, क्योंकि यहाँ से ये कार्बन से वो चला गया, इसलिए डेफिशिएंसी इस कार्बन पे आएगी, और फिर H E और H। अब यहाँ पे कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं यहाँ आने के लिए, ठीक है, यहाँ पे कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, डिलोकलाइजेशन स्टॉप हो जाता है ना। डिलोकलाइजेशन यहाँ कहाँ पे है, तो डिलोकलाइजेशन कहाँ तक है, जैसे हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, यस यहाँ से, है ना, यहाँ से स्टार्ट किया था, और कहाँ तक, तो यहाँ तक सिर्फ,
है ना। तो हमारा जो फाइनल स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से यहाँ पे बनेगा, जैसे बेंजीन है, यहाँ पे H E और H, और जो डीलोकेलाइजेशन हो रहा है वहाँ यहाँ पे, तो वो इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से। ओके, तो डीलोकेलाइजेशन यहाँ तक ही होगा, यहाँ तक, ठीक है। तो इसीलिए डीलोकेलाइजेशन यहाँ तक होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, ये जो sp3 कार्बन है, ये sp3 कार्बन क्या करता है, डीलोकेलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको स्टॉप कर देता है, ठीक है ना, उसको स्टॉप कर देता है। इसीलिए इस कंपाउंड में क्या नहीं होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड नहीं, एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगी, इसीलिए इस कंपाउंड में एरोमेटिक कैरेक्टर्स नहीं होंगे। दिस कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। ओके, तो एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी लॉस हो गई, क्योंकि sp3 कार्बन आ गए यहाँ पे, इसलिए एरोमेटिक कैरेक्टर्स क्या हो गए, इसके लॉस हो गए। तो अब क्या होगा, इसको तो एरोमेटिक कैरेक्टर जो होंगे वो फिर से लाने हैं, उसमें गेन करने हैं, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, थर्ड स्टेप फॉलो करेगा। और थर्ड स्टेप में क्या होता है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन कैसे होगा, आपको ये समझ में आया, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन किस तरह से फॉर्म होता है, आपको समझ में आया कि क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो अटैक करने के बाद यहाँ पे sp3 कार्बन फॉर्म होगा, यहाँ पे जो कार्बन है वो बिकम्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, एंड इसका अगर रेजोनेंस हमने निकाला तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से हमें मिलेगा, उसका जो RH है रेजोनेटिंग हाइब्रिड वो इस तरह से होगा कि पाई जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से यहाँ डिलोकेलाइज होते हैं, बट यहाँ पे sp3 कार्बन है, इसलिए उसकी जो डिलोकेलाइजेशन की प्रोसेस हुई वो क्या हो जाती है, स्टॉप होती है वो यहाँ पे, इसलिए इसमें एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिखते नहीं है। दिस कंपाउंड लॉस इट्स एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, तो उसको आप गेन कर रहे हैं, फिर से उसके एरोमेटिक कैरेक्टर्स लाने हैं, ठीक है। तो किस तरह से लाएगा वो अपने एरोमेटिक कैरेक्टर्स, तो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, है ना, हमारे पास इस तरह का जो कंपाउंड है इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन जो है, वहां से वो क्या कर लेगा, एक प्रोटॉन को निकाल देगा। तो जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है हमारा बेंजीन, ओके, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक कर दिया, ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा, प्रोटॉन को निकाल देंगे, अगर प्रोटॉन को निकाल देंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फिर से आ जाएगा, और स्ट्रक्चर बिकम्स लाइक दिस, इस तरह से, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे उसका जो हाइड्रोजन होगा वो हाइड्रोजन, तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, बेंजीन का स्ट्रक्चर होगा, जिसमें एरोमेटिक कैरेक्टर रिटेन होगी, है ना, फिर से आ जाएगी। अब ये जो कंपाउंड है विथ एरोमेटिक कैरेक्टर से, तो यहाँ पे क्या हुआ था, एरोमेटिक कैरेक्टर लॉस हुए थे, लेकिन यहाँ पे उसने फिर से अपने एरोमेटिक कैरेक्टर गेन कर लिए। तो इस तरह से मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो मैकेनिज्म किस तरह से होती है, 3 स्टेप में होती है, जैसे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, एंड थर्ड वन इज द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। ओके, इट इज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हमने देखे थे कि एडिशन रिएक्शन वैसे तो बेंजीन में नहीं होते, है ना, एडिशन रिएक्शन वैसे तो बेंजीन में नहीं होते, बट एट स्पेसिफिक कंडीशन, that is at high pressure and temperature, at high pressure and temperature, and by using a specific catalyst the addition reaction can be carried out. Okay, तो बेंजीन में एडिशन रिएक्शन हो सकती है, बट कब, जब कंडीशन इस तरह से हो कि हाई प्रेशर अप्लाई हो और हाई टेम्परेचर और इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक कैटालिस्ट, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, वहाँ पे भी एडिशन रिएक्शन हो सकती है। जैसे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो होती है बेंजीन की, वो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन अगर डाइहाइड्रोजन गैस हमने यूज किए इन प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटालिस्ट एट हाई टेम्परेचर, वी गेट साइक्लोहेक्सेन। ओके, तो अगर बेंजीन की रिएक्शन हमने डाइहाइड्रोजन गैस के साथ की, 3 molecule of dihydrogen gas is added on this benzene in presence of nickel catalyst at high temperature। तो हाई टेम्परेचर पे
दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट एंड वी गेट साइक्लोहेक्सेन, और हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम क्या है, साइक्लो, साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसलिए साइक्लो, और 1 2 3 4 5 6 मेंबर है इसलिए हेक्सेन। अब इसमें कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, पैरेंट एल्कीन क्या होगा यहाँ पे, ANE1, दैट इज हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन हमें मिलेगा यहाँ पे। ओके, देन सेकंड रिएक्शन, सेकंड एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। Okay, these are addition reaction. Second addition reaction of benzene is, अब बेंजीन में अगर हमने 3 मॉलिक्यूल क्लोरीन के ऐड किए, बेंजीन पे 3 मॉलिक्यूल अगर हमने क्लोरीन के ऐड किए इन यूवी विजिबल लाइट। ओके, यूवी विजिबल लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ठीक है, एट टेम्परेचर 500 केल्विन। ओके, तो यहाँ पे हमें इस तरह का कंपाउंड मिलेगा। ओके, तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा यहाँ पे, बेंजीन। वी गेट BHC, दैट इज बेंजीन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो इस तरह से हमें रिएक्शन को Cl2 यूवी लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कैरी आउट होती है, तो हमें इस तरह का कंपाउंड मिलेगा यहाँ पे, HCl, 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 HCl और HCl। ओके, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, यूवी विजिबल एट 500 केल्विन, वी गेट बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, फर्स्ट एडिशन रिएक्शन, बेंजीन से हमें साइक्लोहेक्सेन मिलता है। जब डाइहाइड्रोजन गैस ऐड होते हैं 3 मॉलिक्यूल, है ना, डाइहाइड्रोजन गैस के 3 मॉलिक्यूल जब ऐड होते हैं बेंजीन पे इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एंड एट हाई टेम्परेचर, वी गेट cyclohexane. In second addition reaction, when chlorine, 3 molecules of chlorine get added with benzene in presence of UV, that is ultraviolet and visible light at about 500 Kelvin, we get benzene hexachloride, that is BHC. Then the combustion reaction is also carried out by benzene. Okay, so what happened in combustion reaction, C6H6 benzene कंबस्ट होता है, और कंबस्ट होके यहाँ पे हमें मिलेगा 6CO2 प्लस थ्राइस H2O प्लस हीट। ओके, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, BHC, है ना। तो कंबशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, बेंजीन ऑक्सीजन के साथ बर्न होगा, तो हमें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड H2O और हीट मिलेगी कंबशन रिएक्शन में। So these are the some addition reaction of benzene. Okay, addition reaction benzene दे सकता है, but at high temperature. Yes, at high temperature. तो इस तरह से हमें यहाँ पे addition reaction भी मिल सकते हैं, but at specific condition. Okay. Then the next part is directing influence of substituent on benzene. Okay. Next part is directing influence of substituent on benzene. क्या होता है कि बेंजीन पे अगर ऑलरेडी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ठीक है, ये बेंजीन है और बेंजीन पे ऑलरेडी एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है X, ठीक है, सपोज इट इज X,
तो क्या होगा, अगर सेकंड इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करने वाला है बेंजीन पे, ठीक है, सेकंड इलेक्ट्रोफाइल अगर बेंजीन पे अटैक करेगा, सब्स्टिट्यूएंट अटैक करेगा, तो वो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे अटैक करेगा, तो हमने देखा था कि डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन अगर है तो आप हमने पॉसिबली 3 स्ट्रक्चर देखे थे ना, आर्थो, देन प्यारा, आपको याद होगी, और मेटा। तो हमने आर्थो में कहा था अगर पहला सब्स्टिट्यूएंट 1 पोजीशन पे है और सेकंड अगर 2 पे आ गया तो उसको आर्थो कहते हैं, है ना, यहाँ पे फर्स्ट है, और इसके रिस्पेक्ट में अगर सेकंड पे ए वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है अगर उसने सेकंड कार्बन पे अटैक किया तो 1-2 जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम आर्थो कहते हैं, या फिर इसने यहाँ पे अटैक किया तो 1-6 जो मिलेगा उसको भी हम आर्थो कहते हैं। प्यारा है तो ये सब्स्टिट्यूएंट अगर इस पोजीशन पे आ गया, 4 पोजीशन पे विद रिस्पेक्ट टू दिस सब्स्टिट्यूएंट, तो हमें प्यारा प्रोडक्ट मिलेगा। और अगर ये यहाँ पे या यहाँ पे आ गया है ना, 3 या 5 विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो 1 3 पे या 1 5 पे होगा तो हमें क्या मिलता है, मेटा। ठीक है, तो इस तरह से हमने कॉम्बिनेशन देखे थे कि डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन अगर होता है तो उसमें हमें आर्थो प्यारा मिलेगा या तो फिर मेटा। तो 2 तरह के मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं, तीनों भी नहीं होगी, है ना, यहाँ पे इसने अटैक किया और तीनों भी प्रोडक्ट मिले हमें, आर्थो भी मिला, प्यारा भी मिला, मेटा भी मिला, इस तरह से प्रोडक्ट नहीं मिलते। क्या होगा, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज होती है, यहाँ पे आर्थो प्लस प्यारा मिलेगा और सेकंड पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे मेटा प्रोडक्ट मिलेगा। तो पॉसिबिलिटी कैसे होती है, यहाँ पे सब डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि हमें मेजर प्रोडक्ट आर्थो और पैरा वाला मिलेगा, या सेकंड पॉसिबिलिटी है कि मेटा वाला मिलेगा। यहाँ पे आर्थो, पैरा और मेटा तीनों के साथ प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, 2 ही प्रोडक्ट मिलेंगे, 2 ही पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे प्रोडक्ट मिलने की, एक तो आर्थो पैरा मिलेगा इस तरह से, जैसे है कि हम कह रहे हैं यहाँ पे कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो यहाँ पे इस तरह से x है तो x y प्लस इस तरह से प्रोडक्ट देगा, है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी है ये प्रोडक्ट फॉर्म होने की, मेजर प्रोडक्ट इस तरह से होगी। या सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि जो y ग्रुप होता है वो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे फॉर्म हो सकती है, एक तो ए प्रोडक्ट फॉर्म होगा मेजर, नहीं तो फिर ए प्रोडक्ट फॉर्म होगा यहाँ पे मेजर, तीनों भी नहीं होगी, है ना, आर्थो, पैरा और मेटा तीनों भी नहीं होगी। तो ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इट डिसाइडेड द सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द बेंजीन। तो ये कौन डिसाइड करता है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी बेंजीन पे प्रेजेंट होता है वो डिसाइड करता है, उसका नेचर डिसाइड करता है कि आने वाला कहाँ पे जाएगा, आने वाला जो ग्रुप है y वो कहाँ पे जाएगा, वो 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 4 पे जाएगा, 5 पे जाएगा या 6 पे जाएगा। ये कौन डिसाइड करता है, ये x डिसाइड करता है, ये नहीं डिसाइड करेगा, y नहीं डिसाइड करेगा कि मुझे कहाँ पे जाना है, ये कौन डिसाइड करेगा इसको कहाँ पे जाना है, x, द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट व्हिच इज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द बेंजीन। तो बेंजीन पे जो प्रेजेंट है वो ग्रुप डिसाइड करेगा कि भाई तुम्हें कहाँ पे जाना है, आपको कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म करना है, आर्थो, प्यारा या मेटा। यस, तो कौन डिसाइड करेगा, एक्स डिसाइड करेगा y को कहाँ पे जाना है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास रहते हैं, फर्स्ट ग्रुप होता है आर्थो प्यारा डायरेक्टिंग ग्रुप, आर्थो प्यारा डायरेक्टिंग ग्रुप, ओके, एंड रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, रिंग एक्टिवेटिंग एंड आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इस तरह से भी बोल सकते हैं इसको, रिंग एक्टिवेटिंग एंड आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से होते हैं, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप वो होते हैं जो क्या करेंगे, इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट को आर्थो और पैरा पोजीशन पे बॉन्ड फॉर्म करने के लिए कहेंगे, इंसिस्ट करेंगे। तो वो जो होते हैं वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, जो इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट को क्या कहेंगे कि भाई आप आर्थो और पैरा पोजीशन पे ही क्या करना है, आपको आना है, ठीक है। तो उस तरह के जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको कहते हैं आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का एक एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे फिनॉल का, ठीक है, ये फिनॉल है। तो फिनॉल का जो है ऑक्सीजन होता है उस पे होते हैं लोन पेयर, ठीक है, इस तरह से, ओके।
तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, रिंग को लोन पेयर देगा यूज करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, रिंग को लोन पेयर देगा। अब रिंग को लोन पेयर देने वाला है ए, तो यहाँ का जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड, ये क्या होता है, ये ब्रेक होके यहाँ चलाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा, ये ब्रेक हो जाएगा पाई बॉन्ड और इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पे इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर होगा। यहाँ से ये जो है यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज। क्यों नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे, क्योंकि इस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड OH और पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक जो लोन पेयर है वो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इस कार्बन को या रिंग को दे रहा है, बेंजीन रिंग को, इसलिए ऑक्सीजन पे आ जाएगा लोन पेयर। ओके, अब क्या होता है यहाँ पे, ये दो बॉन्ड, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है या इसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के पास, वो यहाँ पे देगा। इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ब्रेक होके इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगी। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आ गए, ये डबल बॉन्ड है OH, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन पे क्या आ गए, नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। अब ये ज्यादा वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, तो ये जो है पाई बॉन्ड फिर से ब्रेक होके इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन चले जाएगी। तो यहाँ पे फिर से हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से, ओके, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डबल बॉन्ड OH और ये प्लस, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे फिर से अब जो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास ज्यादा है वो यहाँ पे देगी। इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो ऑक्सीजन से लिए थे बेंजीन ने, वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को रिटर्न देगा, और ऑक्सीजन को रिटर्न इलेक्ट्रॉन मिले तो हमारा स्ट्रक्चर इस तरह से हमें मिलेगा। यहाँ पे OH, यहाँ पे पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, ओके, और यहाँ पे है इसके पास चार, दो लोन पेयर, यहाँ पे ओनली वन लोन पेयर, यहाँ पे भी ओनली वन लोन पेयर, यहाँ पे भी ओनली वन लोन पेयर, क्योंकि एक लोन पेयर उसने रिंग को दिया। तो इस तरह से हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हमें केयरफुली देखें तो हमें क्या पता चलता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ पे ज्यादा हो रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी क्या, जब हम सिंपल बेंजीन मॉलिक्यूल देखते हैं इस तरह से, तो सिंपल बेंजीन मॉलिक्यूल में क्या होता है, हर एक कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम होती है ना। हमने देखा था कि हर एक कार्बन पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम होगी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी OH आता है ना, OH सब्स्टिट्यूएंट जब भी आएगा बेंजीन पे, मोनो सब्स्टिट्यूएंट OH, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, OH इसको बेंजीन को लोन पेयर दे रहे यूज करने के लिए, ठीक है। तो इसने बेंजीन को लोन पेयर अगर दिए तो क्या होगा, किसी ना किसी कार्बन पे जिसके पास अब वो लोन पेयर है उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी। यहाँ पे तो सबके पास सेम है, लेकिन जब ये ऑक्सीजन इस रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है तो इलेक्ट्रॉन कैसे किसी एक कार्बन के पास नहीं रहेंगे, उसका डिलोकेलाइजेशन होता है, यानी वो घूमते हैं, तो घूमते समय वो किसी तो भी कार्बन पे ज्यादा रहेंगी, है ना। तो कौन कौन से कार्बन पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे, किसका इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन ने दिए। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहे हैं, जो कार्बन यूज कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन या रिंग यूज कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, जो ऑक्सीजन ने दिए। तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर रिंग को देता है यूज करने के लिए। अब रिंग को यूज करने के लिए दिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी हो जाएगी उस कार्बन के पास जिसके पास वो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो किस किस के पास आ रहे हैं, देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा दिख रहा है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज का मीनिंग होता है कि वहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इस कार्बन पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं हमको। देन इस कार्बन पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, नेगेटिव चार्ज जहाँ जहाँ है वहाँ पे हम सोचेंगे कि क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। ओके, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ज्यादा है ना, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे मैक्सिमम होगी। यहाँ पे प्रेजेंट है इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी, और यहाँ पे प्रेजेंट है तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ मैक्सिमम है यहाँ पे, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे। ओके, तो अब ये जो पोजीशन होती है इनको क्या कहते हैं हम, ए फर्स्ट पोजीशन। ओके, इस कार्बन की फर्स्ट पोजीशन
और इसकी विथ रिस्पेक्ट टू दिस सेकंड। ओके, तो 1 2 वाला कौन होता है? 1 2 वाला आर्थो। 1 2 वाला कौन होता है? आर्थो। ओके, देन यहाँ पे 1 विथ रिस्पेक्ट टू दिस 2 3 4, ये जो पोजीशन है कौन सी है? 1 4, तो 1 4 वाला कौन होता है? पैरा। और यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू दिस, तो ऐसा चलो या ऐसा चलो, तो ये क्या होगा? 1 6, तो ये भी आर्थो। तो इस तरह से आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, मैक्सिमम हो रही है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका जो यूज कर रहे हैं, कौन से कार्बन कर रहे हैं? ऑर्थो और पैरा जो है, आर्थो और पैरा कार्बन जो है उसका यूज कर रहे हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे होगी ना, वहां पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। इसीलिए जब भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ई पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोफाइल तो वो होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है वो कहाँ पे जाएगा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ दिख रहे हैं उसको? आर्थो पोजीशन पे दिख रहे हैं। ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ दिख रहे हैं ई पॉजिटिव को? पैरा पोजीशन पे दिख रहे है ना। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन ई पॉजिटिव को कहाँ दिखते हैं? आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इन कंपेयर टू मेटा। तो मेटा पोजीशन पर तो जितने होंगे पहले उतने ही है, बट आर्थो और पैरा के पास अब ज्यादा आ गए है ना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई किसकी? आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। इसीलिए जो बेचारा इलेक्ट्रोफाइल है, जिसके पास क्या नहीं है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, वो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा? तो करेगा आर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा यहाँ पे कौन सा होगा? आर्थो पैरा। यानी जब भी Y यहाँ पे इस कंडीशन में अगर यहाँ पे OH है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो जब भी Y अटैक करेगा तो कहाँ करेगा? आर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे ही वो अटैक करेगा, मेटा पे अटैक नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग जो ग्रुप होते हैं वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होंगे? तो इनकमिंग ग्रुप को आर्थो और पैरा पोजीशन पे लगाएंगे तो उसको हम बोलेंगे आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो these groups are the groups which direct the incoming group towards the artho and para position. ओके, तो आपको समझ में आ गया। तो ये ग्रुप क्या होते हैं? आर्थो और पैरा पोजीशन के तरफ डायरेक्ट करेंगे अगर इनकमिंग ग्रुप को, तो इसको हम आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहेंगे। और ये रिंग को एक्टिवेट भी करते हैं। कैसे एक्टिवेट करते हैं? खुद के इलेक्ट्रॉन रिंग को देख के एक्टिवेट करते हैं रिएक्शन के लिए, है ना, एक्टिवेट करते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन ने खुद के इलेक्ट्रॉन रिंग को दिए यूज करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई वहाँ की आर्थो एंड पैरा पोजीशन की। तो आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना भी चांसेस जो होते हैं इलेक्ट्रोफाइल अटैक का, तो वो चांसेस भी क्या हो गए? वहाँ पे बढ़ गए। तो उसको क्या किया? रिंग को उसने एक्टिवेट किया, रिएक्शन के लिए एक्टिवेट किया। ओके, सो इट इज आल्सो नोन एज रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। इसीलिए इस ग्रुप को हम रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहते हैं। तो रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ओके, आपको आया ध्यान में? ओके, ठीक है। अब इसमें जो हेलोबेंजीन होते हैं ना, जैसे क्लोरोबेंजीन है, तो ये जो ग्रुप होते हैं, हाँ, इस माइनस आई इफेक्ट भी यहाँ पे प्ले करता है रोल। माइनस आई यानी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो है ऑक्सीजन का, तो हम इंडक्टिव इफेक्ट में देखेंगे व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट। तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी रोल प्ले करता है, बट उसका इन्फ्लुएंस कम होता है। उसका इन्फ्लुएंस क्या होता है? कम होता है। तो इसीलिए विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेजोनेंस इफेक्ट, तो इंडक्टिव इफेक्ट कम होता है, इन्फ्लुएंस कम होता है, इसीलिए आर्थो पैरा प्रोडक्ट ही हमें इनके यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, जैसे क्लोरोबेंजीन है, तो क्लोरोबेंजीन में क्या होता है? माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है। क्लोरोबेंजीन में माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, इसलिए वो मेडिएट क्या बोलेंगे उसको? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। जो हेलो बेंजीन होते हैं ना, जैसे हेलो ग्रुप है, जैसे क्लोरो ग्रुप है यहाँ पे, तो ये जो क्लोरो ग्रुप है वो बेंजीन को क्या करेगा? मॉडरेटली डीएक्टिवेट करता है, मॉडरेट, है ना। तो क्यों? ड्यू टू द माइनस आई इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होता है हेलोजन ग्रुप का। तो ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट ये क्या कर लेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस करते हैं बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस करते हैं। इसीलिए जो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इसकी कम कर दी तो ये क्या हो जाएगा? डीएक्टिवेट हो जाएगा, है ना, रिएक्शन के लिए डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो ये जो होते हैं हेलोजन ग्रुप, दीज आर द मॉडरेटली
हम कह सकते हैं कि मोटिवली वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, यानी बेंजीन को क्या करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं खुद की तरफ, एक क्लोरीन ना बेंजीन के कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं खुद की तरफ, इसीलिए क्या होता है माइनस आई इफेक्ट, और माइनस आई इफेक्ट है इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, ये बेंजीन डीएक्टिवेट होती है, ठीक है। अब बट डीएक्टिवेटिंग है क्लोरीन, हेलो ग्रुप डीएक्टिवेटिंग है, बट these are also आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, बट फिर भी वो आर्थो यानी आर्थो और पैरा जो पोजीशन है यहाँ पे, तो आर्थो और पैरा पोजीशन पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी कंपेयर टू मेटा पोजीशन इन केस ऑफ हेलो बेंजीन आल्सो। ओके, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से है और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से, ओके, ठीक है। देन सेकंड वन इज, सेकंड जो ग्रुप होता है वो होता है मेटा डायरेक्टिंग। तो मेटा डायरेक्टिंग यानी कौन सा ग्रुप होगा फिर, जो इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट को डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेटा पोजीशन है ना, तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ओके, तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप का एग्जांपल हम दे सकते हैं नाइट्रोबेंजीन। ओके, तो नाइट्रोबेंजीन में क्या होता है, जैसे नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर है इस तरह से करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है इस तरह से। अब ऑक्सीजन ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खींच लिए तो नाइट्रोजन क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। तो रिंग के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नाइट्रोजन ने ले लिए, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा वो इस तरह से होता है। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड एन, और यहाँ का जो डबल बॉन्ड है पाई इलेक्ट्रॉन है किसने खींच लिए, यहाँ पे इस ऑक्सीजन ने खींच ली। ओके, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर्थो पोजीशन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये कार्बन तो डेफिशिएंट हो गया बेचारा, इसकी तो फुलफिल हो गई वैलेंसी इस कार्बन की, लेकिन ये तो डेफिशिएंट हो गया, तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इसका पॉजिटिव चार्ज इस पे प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, पाई बॉन्ड ये यहाँ पे जाएगा, है ना, पॉजिटिव चार्ज इसको निकालने के लिए बेचारा यहाँ पे जाएगा, तो होगा क्या, यहाँ पे डबल बॉन्ड एन ओ ऑक्सीजन नेगेटिव। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज निकालने के लिए वो डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म करेगा, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे डेवलप होगा इस कार्बन पे, क्योंकि ये कार्बन पे अब वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से चले गए, तो यहाँ पे डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो बेचारा ये क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिए। ओके, तो इसने यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। क्यों जाएगा यहाँ पे, तो ये कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई, अब डबल बॉन्ड एन ऑक्सीजन और ये नेगेटिव चार्ज। ओके, तो फिर से ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर इस तरह से, ये जो है अब यहाँ पे आ जाएगा और ये जो नेगेटिव है चार्ज वो यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारा फाइनल स्ट्रक्चर जो हमें मिलेगा वो इस तरह से होगा, ए डबल बॉन्ड ए डबल बॉन्ड ए डबल बॉन्ड और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड एन, यस यहाँ पे लिखेंगे इसको हम, तो हमारे पास फाइनल स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, ठीक है, एन डबल बॉन्ड ओ ओ, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन ना, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर किस तरह से मिल रहा है, देखो यहाँ पे इसने खींच लिए इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने, तो इट बिकम्स नेगेटिव, बट यहाँ नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिए, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा, बेंजीन रिंग से पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उसकी तरफ, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, लेकिन ये तो कार्बन बेचारा डेफिशिएंट हो गया, ये कार्बन डेफिशिएंट हो गया, तो इसको इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करता है,
तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप होगा, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करता है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप होगा। तो फिर क्या होगा, नाइट्रोजन से फिर रिंग अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो फिर से लेगा, है ना। रिंग क्या करेगा, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और फर्स्ट स्ट्रक्चर मिलेगा फिर से। तो इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। बट अगर हमने केयरफुली यहाँ पे देखा तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो पोजीशन होती है विथ रिस्पेक्ट टू दिस सेकंड नंबर की पोजीशन, है ना, ये फोर्थ नंबर की पोजीशन और ये सिक्स नंबर की पोजीशन, यानी आर्थो, इसको बोलेंगे हम प्यारा, और ये भी है आर्थो। तो आर्थो प्यारा, आर्थो पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन कम हो रहे है ना। पहले तो हम बोल रहे कि बेंजीन के सभी कार्बन पे इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है, बट यहाँ पे आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। ओके, तो आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, तो कहाँ पे ज्यादा होगी, कहाँ पे ज्यादा होगी, ऑब्वियसली कहाँ पे ज्यादा होगी, मेटा पे, क्योंकि मेटा पे तो उतनी है जितनी पहले है उतनी है मेटा पे, है ना। मेटा पे सपोज 50 है, सभी कार्बन पे सपोज 50-50 थी, तो मेटा पे तो 50 रहेंगी, लेकिन आर्थो और पैरा के जो कार्बन होते हैं उन पे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 25 हो जाती है ना। आर्थो और पैरा के जो कार्बन होते हैं उन पे वो 25 हो जाती, तो यानी क्या है, उस हिसाब से देखा जाए तो मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इसीलिए जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा। कहाँ पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा, और मेटा पोजीशन पे अटैक करके फिर वहाँ पे जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो कौन सा होगा, मेटा प्रोडक्ट होगा। तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं, इस तरह के जो सब्सट्रेट प्रेजेंट होते हैं बेंजीन को, हम उनको कहते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ओके, समझ में आपको मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होते हैं। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप यानी वो ग्रुप होते हैं जो इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट को कहाँ पे डायरेक्टेड करेगा, किस डायरेक्शन में डायरेक्ट करेगा, मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करेगा, तो उसको हम बोलेंगे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो इस तरह से हमने दो ग्रुप देखे, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप देखे और जो होते हैं आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप देखे। ठीक है, तो आर्थो पैरा किस तरह से काम करते हैं और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप किस तरह से काम करते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब कार्सिनोजेनिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी एक पॉइंट है इस चैप्टर में। तो कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर कॉजिंग, है ना। तो जो बेंजीन है और बेंजीन के जैसे जो पैरा न्यूक्लिक कंपाउंड होते हैं, जैसे कि पॉलीन्यूक्लिक यानी जिसमें बेंजीन एक दो से ज़्यादा बेंजीन रिंग फ्यूज होती है, तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं वो कार्सिनोजेनिक होते हैं। कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं। तो जैसे वो क्या करते हैं, बॉडी में जाके कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन बॉडी में रिएक्शन करते हैं और उसके कारण डीएनए में डैमेज आता है, और कैंसर, जैसे हम बोलेंगे कि कैंसर जो है तो कैंसर कॉजिंग एजेंट कहते हैं उसको हम, क्योंकि डैमेज करता है डीएनए को, बायोकेमिकल रिएक्शन बॉडी में करता है। और जो भी कंपाउंड होते हैं बेंजीन और बेंजीन जैसे जो भी कंपाउंड है वो कैसे फॉर्म होंगे, तो जैसे बहुत से फ्यूल्स है, तो फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन होने के कारण ऐसे जो बेंजीन जैसे जो कार्सिनोजेनिक कंपाउंड है वो फॉर्म होते हैं और बायोकेमिकल रिएक्शन बॉडी में करके फिर कैंसर को कॉज करते हैं। तो दीज आर द कार्सिनोजेनिक एजेंट्स। ओके, सो दिस इज अबाउट द हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे हमारा हाइड्रोकार्बन जो पार्ट है वो एंड होता है। तो हाइड्रोकार्बन में हमने देखा था अल्केन, अल्कीन, अल्काइल एंड एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, सो these 4 topics are included in a hydrocarbon. Okay.